उसकी एंड क्या है। मैंने दीवारों पे गौर किया, दीवारों पे लाल लाल धब्बे, खून के निशान, और वहां लिखा हुआ था कि यहाँ मत आओ। है हो गया था, पिछले भी 2 बंदे गायब हो गए। मैं और परेशान होने लग गया कि यार चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। मैं अपने दोस्त को फोन किया, उसे पूछे आगे हिलाया और ये कहा कि तुमने मेरा खाना कहाँ किया है, मेरा खाना मुझे वापस करो। मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने उठ के फजर की दिल की आवाज में कोई मुझे ये कह रहा हो, रेहान तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने इन आवाजों को खाने लग गई। जिंदा बिल्ली को ये हमारे सामने बैठ के खा रही थी और बिल्ली की चीखें हम सुन सकते थे। ये वाकया देख के अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह खुश रखे, आबाद रखे। आज की ये वीडियो आपको एक खौफनाक मंजर में लेकर से दी जाएगी। ये वीडियो कराची की एक ऐसी बिल्डिंग में रहने वाले एक ऐसे शहरी की है जिसने मुझे ये बात सुना के हैरान कर दिया था। चले आए वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने सारे तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इस वाकये का आगाज तब हुआ जब एहसान सब कुछ छोड़ के कराची शिफ्ट हुआ। एहसान ने कराची में फ्लैट लिया। एहसान का कहना था कि मैंने जिस बिल्डिंग में फ्लैट लिया बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड बिल्डिंग थी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। मैं सेक्शन सी में था, इसको हम सी ब्लॉक भी कहते थे। सी ब्लॉक बिल्डिंग की बेसमेंट काफी बड़ी थी। ये बेसिकली अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग थी जो कि 5 से 6 फ्लोरों पर मुश्तमिल थी और इसके 2 बेसमेंट थे, फर्स्ट और सेकंड बेसमेंट। इसके बाद जो थर्ड बेसमेंट था वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसको अंडर कंस्ट्रक्शन किसी वजह से छोड़ दिया गया था। एहसन कहता है कि ये पहली रात थी मेरे इस रूम में। मैं अपनी शिफ्ट से फारिग होकर वापस आया और आके अपने बिस्तर पे लेटा। मैं जैसे ही बिस्तर पे लेटा मुझे एक अजीब सी आवाज बार बार मेरे कानों में सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा हो। ये आवाज मुझे काफी जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए मैंने इस आवाज को सुना और मेरे कान खड़े हुए और मैं इसे काफी देर सुनता रहा। ये मुसलसल आती रही। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने जाने से पहले चौकीदार से पूछा कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है, मुझे रात सारी आवाजें आती रही, जिस तरह को मुझे बार बार पुकार रहा हो। उसने कहा भाई आप इस बात को छोड़ें और अपना जो कर रहे हैं वो करें। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, पर मैंने उसकी बात को सुन के इग्नोर किया और मैं अपने काम को निकल गया क्योंकि मुझे लेट हो रही थी। वापस आया तो उस बिल्डिंग के मुझे बाहर एक पुराने बाबा जी नजर आए। उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा इस बिल्डिंग की बेसमेंट 3 में कुछ इस तरह का है जिसके बारे में ये हम में से किसी को नहीं बताते। मैं बहुत हैरान हुआ है कि बेसमेंट 3 में ऐसा क्या है। उन्होंने कहा कि वहाँ एक टनल है, एक सुरंग है जिसमें कोई राज है। मैंने उसको जाके थोड़ा सा दूर से देखा है। वो आवाज कॉलोनी में काफी मर्दों को आती है। वो आवाज सिर्फ और सिर्फ मर्दों को आती है, किसी औरत को नहीं आती। खैर ये बात सुनने के बाद मुझे तजस्सुस होने लग गया और ये बात मेरे जहन में बैठ गई। मैं काफी यंग था और मैं डरता नहीं था और मुझे ऐसी चीजों के पीछे लग जाना, ऐसी चीजों को फाइंड करने का काफी शौक था। मैं अगली रात आया तो मुझे वो आवाज दोबारा आई। अब मेरा दिल करता था कि मैं इस आवाज की जांच करूं, ये आवाज क्यों आती है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्योंकि मुझे जिन्नात पे यकीन नहीं था। खैर उस रात तो मैं उस आवाज को सुनते सुनते सो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो मेरा आज रात का पूरा प्लान था कि मैं ढूंढूंगा कि ये आवाज क्यों आती है, उस टनल में ऐसा क्या है। अब तो मुझे ये पता भी था कि आवाज उस टनल से आती है। इसी तरह रात का वो वक्त स्टार्ट हुआ, मुझे वो आवाज आना शुरू हुई जिस तरह मुझे कोई बुला रहा हो। मैं उठा और सीधा बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट में जहाँ मेरा बाइक खड़ा हुआ था मैं अपने बाइक के पास जाके खड़ा हो गया और यूं प्रिटेंड करने लग गया कि मैं अपने बाइक को देखने आया हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है तो मैं बेसमेंट 3 में चला गया। मेरे पास एक छोटी टॉर्च थी, मैंने वो जलाई और मैंने देखा कि वहाँ सारी मिट्टी मिट्टी है, कुछ भी नहीं है और खूब अंधेरा है। पर वो टनल और वो आवाजें मुझे वहां जाके काफी वाजे आना शुरू हो गए। मेरे बिल्कुल सामने एक टनल था, एक सुरंग। जब मैं उसके अंदर एंटर हुआ तो वहाँ एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा बड़ा अजीब था, कदीम लकड़ी का दरवाजा जो काफी पुराना हो। मैंने उस दरवाजे को खोला और मैं उसके अंदर चला गया। उसके अंदर एक छोटा सा कमरा था, कमरा नुमा रास्ता जो कि काफी आगे जा रहा था और जाता जा रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। मेरी टॉर्च तक नहीं देख पा रही थी उसकी एंड क्या है। मैंने दीवारों पे गौर किया, दीवारों पे लाल लाल धब्बे, खून के निशान, और वहां लिखा हुआ था कि यहाँ मत आओ। खैर मैं थोड़ा सा और आगे गया तो वहाँ काफी और जुबानों में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। मैं वो सब कुछ पढ़ता हुआ थोड़ा सा और आगे गया। मैंने थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने ऐसे महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ। मैं काफी हैरान हुआ। अब जाके मुझे खौफ का एहसास होने लग गया था। तो मैंने सोचा कि मुझे ना यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। मैं वापस मुड़ने लगा तो मुझे मेरी माँ की आवाज आई। मेरी माँ को मरे हुए 4 साल हो चुके थे। वो आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी और मुझे मेरे नाम से बुलाया गया। मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये मेरी माँ की आवाज है। इस आवाज ने मुझे पीछे मुड़ के देखने पर मजबूर कर दी। खैर जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे सामने एक ऐसा चेहरा था जो कि ना इंसान का था ना जानवर का था, और मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी आंख अगले दिन मेरे कमरे में खुली और मैंने सामने छत पे खून से ये लिखा हुआ पाया, अब तुम हम में से एक हो। भाई आज इस बात को तकरीबन 8 साल गुजर गए हैं और आज भी अमूमन शीशा देखते हुए मुझे शीशे में
अपने चेहरे की जगह वो चेहरा नजर आता है। 8 साल से वो चीज आज भी मुझे नजर आती है और मेरी उस बात पे कोई बंदा यकीन नहीं करता। कुछ अरसे बाद में उस टनल को दोबारा देखने गया तो वो सारी जगह उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवा ली थी। उन्होंने वो सारी जगह बंद करवा के रिकंस्ट्रक्ट करवा दी थी। मैं दोबारा कभी भी उस टनल के अंदर नहीं जा पाया। ये थी एहसान की कहानी। वल्लाहु आलम इसमें क्या सच था क्या झूठ था। मेरी आप सबसे हर बार की तरह एक ही गुजारिश है कि अल्लाह ताला की इस मखलूक को जितनी जल्दी आप सच मान लें उतना ही अच्छा है। कभी इस तरह का कोई तजर्बा ना कीजिएगा। आयतल कुर्सी पढ़ते रहा करें और अल्लाह ताला से पनाह मांगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक शेयर और इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको वाकया सुनाने जा रहा हूँ, ये वाकया बहुत ही खौफनाक है। इस वाकये का आगाज कुछ इस तरह होता है। ये कुछ दो दोस्तों का सफर है। ये लोग एबटाबाद में रुके हुए थे। एबटाबाद से इन्होंने रात में फैसला किया कि ये शोगरा चले जाएं। एबटाबाद से शोगरा जाते हुए रास्ते में स्नोफॉल की वजह से इनकी गाड़ी स्केट करना शुरू कर गई। गाड़ी स्नो की वजह से सड़क पे प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही थी, तो इन्होंने फिर वापस एबटाबाद आने का फैसला किया। वापसी पे एकदम से इनकी गाड़ी बंद पड़ गई। वापसी पे जब गाड़ी बंद पड़ गई तो इन दोनों दोस्तों ने गाड़ी के बंद होने की वजह ढूंढना शुरू कर दी। इन दोनों ने बोनेट खोला, गाड़ी चेक की, पर गाड़ी में उस टाइम तक कुछ खराबी नहीं थी। इन्होंने बार बार सलफ मारी तो गाड़ी स्टार्ट ना हुई, तो दोनों गाड़ी में बैठ गए और सिगरेट पीने लग गए। एक दोस्त ने कहा कि वापसी पे आते हुए मैंने यहाँ से थोड़ा सा दूर एक होटल देखा था, वहाँ कोई 2-4 और घर भी थे। तो कहता है कि यार अगर तुम यहाँ वेट करो तो मैं जाके वहाँ से हेल्प ले आऊँ। हम दोनों गाड़ी में बैठे तो इस आस पे थे कि कोई पीछे से कोई आए तो शायद उसकी बैटरी से अपनी बैटरी चार्ज करके हम अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लें, क्योंकि हमारी गाड़ी में इशू तो पहले भी था। समटाइम हमारी गाड़ी ज़्यादा ठंड की वजह से स्टार्ट होने वक्त इशू करती थी। इसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं यहाँ गाड़ी के पास वेट करता हूँ, तुम चले जाओ, तुम जाके हेल्प ले आओ। ये उठा, ये गाड़ी से नीचे उतरा और मदद लेने के लिए चला गया। मैं इसको देख ही रहा था। थोड़ा सा आगे जाके ये मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं काफी देर गाड़ी में बैठा रहा, पर मैं गाड़ी में बैठ के बोर हो गया था, इसलिए मैं बाहर निकला और चीजों की तस्वीरें खींचने लग गया। अंधेरा बहुत ज्यादा था। ये वक्त उस टाइम कोई 3 के करीब होगा। पीछे से भी कोई गाड़ी ना आ रही थी। हल्की हल्की चांदनी रात थी। तो इतनी देर में मुझे वहाँ खड़े हुए कुछ लोग नजर आए। मैंने उनको आवाजें दी, मैं उनकी तरफ चला। जैसे ही मैं उनकी तरफ चलने लगता वो गुम हो जाते। ये जब मेरे साथ पहली बार हुआ, मैं एकदम से बहुत घबरा गया। मैं वापस आके गाड़ी में बैठ गया। जब मैं गाड़ी में आके बैठा तो मैंने फिर देखा कि गाड़ी की बिल्कुल फ्रंट पे कोई बंदा खड़ा हुआ है। मैं काफी देर उसको देखता रहा और वो मुझे देखता रहा। वो 2-4 कदम जब मेरी तरफ चला तो मुझे लगा कोई इंसान है। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी के बाहर निकला, मैंने उसे आवाज़ दी तो कोई भी नहीं था। मैंने उसे थोड़ी सी करीब होकर आवाज़ दी तो वो पीछे जाने लगा। मैं उसका पीछा करने लगा। मैंने थोड़ा सा आगे जाके आवाज़ दी कि भाई ये बात है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। वह फिर एकदम से गायब हो गया। ये भी गायब हो गया था, पिछले भी 2 बंदे गायब हो गए। मैं और परेशान होने लग गया कि यार चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया, उससे पूछा कि यार तुम कहाँ तक पहुँचे हो। तो उसने कहा यार मैं बस थोड़ा सा आगे ही आया हूँ, अभी तक आबादी नहीं आई। आबादी कोई अभी भी यहाँ से कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मुझे अभी तक लाइटें तक नहीं नज़र आई। मैंने उसे कहा यार जल्दी कर, मैं मतलब इस तरह है। तो मैंने उसे खैर ये वाक़या तो नहीं बताया कि यहाँ चल क्या रहा है, पर मैंने उसे ये बताया कि यार भाई कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ। उसने मुझे कहा तू डर ना, मैं बस आता हूँ। हमारी छोटी सी गुफ्तगू हुई। उसके बाद मैं फिर सिगरेट पीने लग गया। जब मैं सिगरेट पीने लगा तो एकदम से मेरे कंधे पे उसी लड़के ने आके हाथ रखा और उसने मुझे एकदम से बुलाया। तो मैंने कहा यार तुम इतनी जल्दी आ गए। तो कहता है मजाक कर रहा था, आओ हम दोनों मिल के चलते हैं, मदद लेके आते हैं। मैंने देखा है यहाँ सामने से नीचे एक सड़क उतर रही है, उस पे 2 घर हैं। तो वो कह रहे हैं आप गाड़ी लॉक करके हमारे पास आ जाए। खैर उसने मुझे ये बात बताई और मैं उसके पीछे चल पड़ा। हम लोग थोड़ा सा आगे गए, सड़क खत्म ही नहीं हुई। उसने कहा यहाँ जंगल से रास्ता है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि जंगल से किस चीज को रास्ता जा सकता है, ये कौन से घर देखा है, ये सड़क पे जा रहा था, ये जंगल में तो नहीं जा सकता। पर उसने फिर मुझे जब बातें की कि मुझे ये यकीन दिला दिया कि नहीं नहीं मैंने यहाँ एक बंदे को जाते देखा था। तो खैर मैं उसके पीछे पीछे सड़क से नीचे उतर के उस जंगल के रास्ते पे चलने लग गया। थोड़ा सा आगे गया तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई और मखलूक है जिसके साथ मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये चलते चलते टहनियों के बीच में से गुजर रही थी। ये जंगल में चलते हुए इसने किसी भी टहनी से मोड़ नहीं काटी, ये चीज़ों के अंदर से गुजर रहा था। अभी तक तो मैं सड़क से इतना दूर नहीं आया था और मुझे पीछे सड़क हल्की हल्की महसूस भी हो रही थी। तो मैंने वापस चलना शुरू कर दिया। जब मैं वापस सड़क की तरफ चला तो ये रुक गया। इसने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो। तो मैंने इसे बताया कि भाई मैं यहाँ से
मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की और मैंने दौड़ लगा दी। मैं दौड़ा, 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 मैं जिस तरह ही सड़क के ऊपर चढ़ने लगा, तो ये पहले मुझसे वहाँ खड़ा हुआ था। इसने बहुत प्यारी-सी शक्ल बना के मुझे ये कहा कि मत जाओ, मेरे साथ चलो, वहाँ नीचे घर है, वहाँ हम लोग रात रह लेंगे। मैंने इसकी एक ना सुनी और मैं भागता हुआ गाड़ी की तरफ आया। ये मेरे पीछे भाग रहा था। ये भागता-भागता गुम हो जाता था और एकदम से मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मुझे फिर रोकना शुरू कर देता था। मैं भागा, यका-यका के गाड़ी में खोली, गाड़ी के अंदर बैठा और मैंने सेल्फ मारी। अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि मेरी गाड़ी मेरे पहली सेल्फ पे स्टार्ट हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने गाड़ी भगा रखी। मैंने जब गाड़ी तेज़ी से चलाना शुरू की, ये 3 मरतबा मेरी गाड़ी के आगे आया और मेरी गाड़ी इसके अंदर से गुज़री। मैं खैर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वहाँ से काफ़ी दूर आ गया। जब मैंने रास्ते में अपने दोस्त को जाते देखा तो मैंने हॉर्न दिया, उसे बुलाया। जब वो मेरे पास आके शीशे के पास खड़ा हुआ तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था अभी तक कि ये मेरा ही दोस्त है, ये कुछ और ही है। तो मैंने हल्का सा शीशा नीचे करके उससे पूछा। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने मेरे साथ 2-3 मज़ाक की बातें की। बिठाया, मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने उसे जल्दी-जल्दी गाड़ी के अंदर बिठाया और हम दोनों ने वहाँ से गाड़ी चला ली। दोस्त को मैंने रास्ते में सारा वाक़या बताया। ख़ैर उसने उस चीज़ को मज़ाक में लिया। कहीं मेरा यकीन किया या नहीं किया, मुझे इस बात का नहीं पता। ख़ैर आप लोग भी शायद मेरा यकीन करें ना करें, पर मेरे साथ ये वाक़या वहाँ गुज़रा है। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन जाने। बात तो सिर्फ़ इतनी सी है, मैं आपको सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और इस तरह के वाक़यात हकीकत होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ शाम 5 बजे एक वीडियो चैनल पे अपलोड होती है। पिछली 2 वीडियोज़ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। मैंने जब ये सुना तो मुझे इसमें हैरत हुई कि क्या इतनी सी चीज़ भी इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है किसी इंसान को। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्टोरी पसंद है तो स्टोरी को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये वाक़या एक इंसान का है जो कि इस्लामाबाद में रहता था। इसके घर को 2 रास्ते जाते थे, एक रोड था और एक कब्रिस्तान के बीच में से था। एक गली घूम कर जाना पड़ता था और एक सीधा-सीधा कब्रिस्तान के बीच में से गुज़र के जाता था। ये लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री की बस इसको मेन सड़क पे छोड़ कर जाती थी और बाज़ औक़ात थके होने की वजह से ये कब्रिस्तान के बीच में से सीधा अपने घर चला जाता था। कब्रिस्तान के ऑपोज़िट साइड पे इसका घर था और वो वैन इसको कब्रिस्तान के दूसरी साइड, दूसरे रोड पे, मेन रोड पे छोड़ कर जाती थी। लड़का इस तरह बताता है अपना वाक़या कि एक रात जब मैं कब्रिस्तान से घर जा रहा था तो कब्रिस्तान में एक कब्र थी, जो कि एक बाबा की कब्र थी और ये कब्र बिल्कुल रास्ते के ऊपर थी। इस एक कब्र की वजह से पूरा रास्ता मुड़ा हुआ था। इस कब्र को वहाँ से कोई भी नहीं लाता था। कहा जाता है कि बाबा बहुत पहुँचा हुआ था। एक रात जब मैं फैक्ट्री से लौटा तो मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था। उस बाबा की कब्र के ऊपर गुजरते हुए अमूमन मैं भी सलाम करता था। एक रात जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उस कब्र के ऊपर एक गोश्त का शॉपर पड़ा हुआ और एक कुत्ता उस कब्र के बिल्कुल ऊपर बैठ के उस शॉपर से गोश्त खा रहा है। तो खैर मैंने उस कुत्ते को भगाया और उस शॉपर उठा के दूर फेंक दिया और मैं घर चला गया। इस वाक़ये को गुजरे अभी कोई 2 दिन हुए थे। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पे सो रहा था तो किसी ने आके मुझे उठाया। मेरे कंधे पे मुझे बाकायदा एक हाथ फील हुआ और एक भारी सी आवाज़ ने मुझे ये कहा कि मेरा खाना मुझे वापस कर। मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं हड़बड़ाया उठा और मैंने साइडों पे देखा। मेरे उठने और मेरी आँख खुलने के बीच में मुझे ये अल्फाज़ कहे गए थे। मैं जैसे ही होश में आया मैंने सारी तरफ देखा और कुछ भी नहीं था वहाँ। मैं फिर सोने लगा और मैं जब फिर गहरी नींद में था तो फजर की अज़ान से थोड़ा सा पहले यही वाक़या, यही हरकत मेरे साथ दोबारा हुई। मुझे किसी ने कंधे से आगे हिलाया और ये कहा कि तुमने मेरा खाना कहाँ किया है, मेरा खाना मुझे वापस करो। मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं अपने कामों में लग गया। इसी बात को अभी कोई 3 से 4 दिन गुजरे होंगे। उसी रात मेरे साथ फिर यही वाक़या हुआ। जब दोबारा मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो मैंने ये वाक़या अपने घर वालों को भी बताया, दोस्तों में भी सबको बताया। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम फ़लाँ अमल करो तो ये ठीक हो जाएगा। उस दिन से घबराया हुआ मैं कभी भी कब्रिस्तान के रास्ते से घर नहीं गया, क्योंकि मुझे बाकायदा वो आवाज़ साफ़ सुनाई देती थी और वो हाथ लगाना मुझे महसूस होता था।
अमूमन रात में ये बात मेरे साथ कभी एक बार कभी 2 बार होती थी। मैं इसी तरह अपने बिस्तर पे सोया होता था और एक अजीब-सी चीज़ या एक अजीब-सी आवाज़ या एक किसी का बिल्कुल आकर मुझे ये कहना, वो आवाज़ एक भारी आवाज़ थी और एक बुज़ुर्ग की आवाज़ थी। ख़ैर मैं लोगों के बताए हुए टोटके, लोगों के बताए हुए तवीज़, घरवालों की बताई हुई चीज़ें करता-कुरता रहा। काफ़ी दिन गुज़र गए 10 से 15 दिन, पर ये चीज़ें नहीं रुक रही थी। अब ये मेरे साथ हर रोज़ रात को होने लग गया और अब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये मेरे साथ जिस तरह ही मेरी आँख लगती मेरे साथ ये होता, वो आवाज़ मेरे बिल्कुल कान के पास आती और मुझे ये कहती। मैं सो ना पा रहा था। ना सोने की वजह से मैं काफ़ी थका हुआ रहता था। ना सोने की वजह से मैं काफ़ी थका हुआ रहता था। एक रात जब थका हुआ मैं जॉब से वापस आया, तो मैं कब्रिस्तान के रास्ते से घर जाने लगा। मैंने देखा कि उस कब्र के ऊपर वही कुत्ता वहीं बैठा हुआ है। कुत्ता भी वही था, रंग भी वही था और वो मुझे घूर रहा था और वो मुझे इस शिद्दत से घूर रहा था कि मैं एक मिनट से डर गया कि ये मुझे कहीं पड़ ना जाए, मुझे काट ना ले। मैं उसको देख के डर गया और मैंने फिर उसे दौड़ाने की कोशिश भी की, पर वो कुत्ता अपनी जगह से ना हिला। इस बार मैं बहुत ही साइड से होकर गुज़रा। गुज़रते-गुज़रते मैंने उस कुत्ते को एक बट्टा मार दिया, जो कि उस कुत्ते को लगा भी, पर वो फिर भी ना हिला। मैं अपने घर वापस आ गया। आकर मैं सोया, तो इस बार जब मेरे कान में आवाज़ आई, मेरा खाना मुझे वापस करो और आज के बाद बट्टा ना मारना। मैं बड़ा परेशान हुआ और फिर मुझे याद आया कि मैंने वो शापर उसी कब्रिस्तान में उसी कब्र के ऊपर से उठाकर फेंका था और आज वट्टा भी मैंने उसी कब्र पे उस कुत्ते को मारा है। मैंने फजर तक का इंतज़ार किया, मैं सारी रात नहीं सोया। मैं फजर टाइम उठा, सबसे पहले मैं मंडी में खड़ा हुआ था। अभी तक गोश्त वाले भी अपनी दुकानें खोलने ना आए थे कि मैं गोश्त लेने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था। जिस तरह ही दुकान खुली, मैंने वहाँ बकरा हलाल होते हुए देखा, उसका गोश्त लिया, बीफ लिया और मैंने वो 2-3 शापर गोश्त के बनवाए और मैं भागा कब्रिस्तान आया। वो मैंने शापर वो तीनों चारों शापर वहाँ रखे, माफ़ी माँगी और मैं वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से आज तक मुझे वो आवाज़ नहीं आई। वल्लाहु आलम ये वाक़या सच था, झूठ था, क्या था? पर इस तरह की चीज़ें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ों का होना सच है। इस बात को आप जितना जल्दी मान लें, ये उतना ही अच्छा है। हमें बाज़ औक़ात ऐसी बातें सुनाई जाती हैं क्योंकि हम पे बीती नहीं होती, हम में से कोई ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करता। अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको हिफ़ाज़त में रखे, कभी हमारे साथ ऐसे वाक़यात ना हों। जिनके साथ ये होते हैं, ये बहुत ही खौफ़नाक होते हैं। खुद भी खुद को भी सलामत रखें। दुआ करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। रोज़ शाम 5 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आप वो वीडियो देख पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खुद से ये बात कहूँगा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि आज हम जिस मखलूक की बात करने जा रहे हैं, क्या पता ये स्टोरी सुनते हुए आपके पास आके खड़ी हो जाए। चलें आएँ वाक़या को शुरू करते हैं। रेहान कहता है हम जिस सोसाइटी में रहते थे, उस सोसाइटी के चौक में कमर्शियल बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर फ्लैट थे। गली में कोई 8वां-9वां घर मेरा था। घर में रात को मैं काम नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे काम की वजह से फैमिली डिस्टर्ब होती थी। तो मैंने उस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट लेके रखा हुआ था। मैं उस अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ भी बाज़ औक़ात बैठ जाता था, नहीं तो मैं रात को वहाँ बैठ के काम किया करता था। मैं बेसिकली एक फ्रीलांसर हूँ और मुझे रात की खामोशी पसंद है, तो मैं अमूमन रातों को वहाँ लेट तक बैठ के अपना काम करता रहता था। ये रात भी आम रातों जैसी थी। रात शुरू हुई, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। मेरे कमरे में एक टेबल था, टेबल के बिल्कुल साथ खिड़की थी। पीछे एक सिंगल बेड था और एक मेज़ था जिस पे मेरा लैपटॉप पड़ा होता था। कहता है थोड़ा टाइम गुज़रा, मुझे महसूस हुआ जिस तरह कमरे में कोई और चीज़ मौजूद है और मुझे महसूस हुआ कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। ख़ैर मैंने उसको नज़रअंदाज़ किया, मुझे लगा मेरा वहम है। जब मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है तो मैंने मुड़ के पीछे देखा, तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उठ के खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर गली में भी देखा। गली बिल्कुल सुनसान थी। दिल को तसल्ली दी और दोबारा काम करना शुरू कर दिया। रात के 3 बजे के करीब मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे एकदम से एक झलकी सी आई। उसकी स्क्रीन में अपनी शक्ल नज़र आई और मेरे पीछे एक साया खड़ा हुआ था जिसकी लाल आंखें थी। मैंने यकायक मुड़ के पीछे देखा और पीछे कुछ भी नहीं था।
जब मैंने गर्दन सीधी की तो मेरे एक लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो चुकी थी। ये मामूली नहीं था, क्योंकि साथ से ही मेरे कमरे की लाइट भी बार-बार ब्लिंक होना शुरू हो गई। मैंने फिर अपने आप को तसल्ली दी और मैं अपने काम में दोबारा मगन हो गया। थोड़ी ही देर के बाद कमरे में सरगोशियाँ शुरू हो गई, जैसे हल्की-हल्की आवाज़ में कोई मुझे ये कह रहा हो, रेहान तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और मैं अपना काम करता रहा, पर ये आवाज़ें वक़्त के साथ-साथ बुलंद होती गई। मैंने जब मुड़ के खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की में एक शख्स खड़ा हुआ था, जो कि मुझे देख रहा था। ये कोई आम शख्स नहीं था। इसका कद गैर मामूली था, इस टाइम इसका चेहरा इतना वाज़िह नहीं था, पर इसकी आँखें लाल सुर्ख थी और वो मुझे देख रही थी। मेरे हाथ काँपने लगे और मैंने अपना मुँह लैपटॉप की तरफ कर लिया। इतनी ही देर में लैपटॉप की स्क्रीन फिर बंद हुई और मुझे वो पीछे से वो आँखें मेरे करीब आती हुई नज़र आने लग गईं। मैं काफ़ी घबरा गया, मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गईं। मैंने उठ के उस कमरे से बाहर जाने का फ़ैसला किया। मैं जैसे ही उठ के दरवाज़े की तरफ चला, मेरे दरवाज़े तक पहुँचने तक दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। मेरे से मुड़ के पीछे नहीं देखा जा रहा था, पर मैंने हिम्मत करके जब पीछे देखा, तो वो साया बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था। इसका चेहरा अजीब झुलसा चेहरा था और इसका कद काफ़ी लंबा था और इसके हाथ के नाखून काफ़ी लंबे और तेज़ थे। मैंने इसको बिल्कुल अपने सामने खड़ा देखा और मैं बेहोश हो गया। और ये एक ही बात कर रहा था, रेहान मैं तुम्हें हमेशा से यहाँ देखता हूँ जब भी तुम अकेले होते हो। रेहान तुम कभी भी यहाँ अकेले नहीं थे। रेहान मैं तुम्हें देख रहा था। अगले दिन मेरी जब आँख खुली तो मैं अपने घर में अपने बेड पे था। मेरा लैपटॉप, मेरा बैग, मेरा सारा अपार्टमेंट का सामान उसी कमरे में पड़ा हुआ था। जब मैं नीचे आया और मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा ने कहा तुम तो कल रात को यहाँ से गए ही नहीं। मैं काफ़ी परेशान हुआ, पर उसके बाद कभी मेरी दोबारा उस अपार्टमेंट में जाने की हिम्मत नहीं हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब भी उस अपार्टमेंट वाले चौक से गुज़रता हूँ, तो मैं अपने अपार्टमेंट वाली खिड़की में आज भी रात में वो 2 लाल आँखों को मुझे देखता हुआ महसूस करता हूँ। वो आवाज़ आज भी मेरे कान में आती है कि रेहान तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वल्लाहु आलम क्या सच था, क्या झूठ था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस वाक़ये की बात करेंगे, इस वाक़ये में हम अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक का ज़िक्र करेंगे जिसका नाम है शयातीन। शयातीन के बहुत ही खौफनाक मंज़र से होते हुए हम इस कहानी को मुकम्मल करेंगे। इस कहानी में आप मिलेंगे 2 ऐसे किरदारों से जो कि असल में इस हकीकत में एग्ज़िस्ट करते हैं और आप देखोगे कि शयातीन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये कहानी बहुत ही खौफनाक है। अगर आप नाज़ुक दिल के इंसान हैं तो मेहरबानी करके ये कहानी ना सुनें। चलें कहानी शुरू करते हैं। मैं आज अपने एक दोस्त से मिला जो कि मुल्तान से आया हुआ था। इसने मुझे ये वाक़या सुनाया। ये वाक़या इसकी एक बीती है जो कि इसके ऊपर बीती हुई है। वाक़या कुछ इस तरह शुरू होता है। एहसन जब छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपने नानों के घर गया। एहसन कहता है ये उस दौर की बात है जब हम बहुत छोटे थे। कहता है मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे, उसके बाद गर्मियों की छुट्टियाँ हम गुजारने अपनी नानों के घर चले गए। नानों का घर चीचा पत्नी के पास एक गांव में था। नानों का गांव बहुत छोटा था। नानों का घर बहुत ही पुराना था। नानों का जो घर था वह अंग्रेज दौर का बना हुआ था, इसलिए वो उसमें वो पुरानी वाइब्स आती थी। नानों के घर के बिल्कुल पीछे एक सड़क थी और सड़क से नानों की ज़मीन शुरू होती थी। नानों की ज़मीन में एक पुराना मंदिर था जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान बनने के बाद से वहाँ बंद पड़ा हुआ था, जो कि अभी खंडर की शक्ल में जा चुका था। कहता है नानों बाज़ औक़ात रात में हमें उस खंडर की बातें सुनाया करती थी। उस मंदिर में कहा जाता था कि अब शयातीन रहते हैं। खैर हम दोनों बहन भाइयों को यकीन कभी भी नहीं आया था। मेरी एक छोटी बहन भी थी जो कि मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी। कहता वो दौर इस तरह का था कि जब मोबाइल, टीवी वगैरह इतना ख़ास कोई नहीं थे, तो हम केबल पे हिंदुओं के कार्टून बहुत देखा करते थे, इसलिए हमें मंदिर अंदर से देखने का बहुत शौक था। मेरे मामू के 2 बेटे थे जो कि ऑलमोस्ट हमसे थोड़ा सा छोटे थे। तो एक दिन जब हम उनका गाँव देखने के लिए वहाँ से बाहर निकले तो हम उस मंदिर के पास गए।
हम दोनों को मंदिर के अंदर जाने का बड़ा शौक था। वहाँ सब मना करते थे कि इस मंदिर में शैतान रहते हैं, यहाँ से कोई भी गुजरता है तो उनके बच्चे शैतानों के बच्चे हमें वट्टे मारते हैं। खैर हमें उनकी बात पे यकीन कोई नहीं था, हमें बहुत शौक था मंदिर अंदर से देखने का, इसलिए हम वहाँ चले गए। जब हम वहाँ गए तो पहले दिन तो हम उसके अंदर ना गए, हम उसे बाहर से देख के वापस आ गए। मंदिर के चारों तरफ उन्होंने कांटे रखे हुए थे, टहनियाँ काट काट के एक बाउंड्री बनाई हुई थी। कुछ दिन हम वहाँ जब रुके तो एक दिन ऐसा मौका आया कि मैं और मेरी बहन हम सबसे छुप के उस मंदिर के अंदर चले गए। कांटों के पास से थोड़ा सा रास्ता था, हम दोनों छोटे थे इसलिए हम उस रास्ते में से गुजर गए और हम उस मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर अंदर से काफी खुला था, पर बंद रहने की वजह से वहाँ सिर्फ जाले और मुख्तलिफ जड़ी बूटियां उगी हुई थी। खैर हमने उसको अंदर से देखा, उसके अंदर चीजें देखी, उसके दीवारों पर बनी चीजें देखी हमने। खैर उसको वहाँ बड़ा इंजॉय किया और हम वहाँ खैर 5 मिनट रुके। बहुत ही खौफनाक था, पर दिन का उजाला इतना था कि हमें डर कम लग रहा था। हम अंदर तो नहीं गए, हम सिर्फ रोशनी वाली जगह से उसको देख के वापस आ गए। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद हम वापस आ गए। अब्बा आए और हमें वापस ले आए। मुल्तान वापस आने के बाद अभी कोई 2-3 दिन ही गुजरे होंगे कि एक रात बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। ये वाक़या मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं अब तक इसको भुला नहीं पाया। 2013 या 14 की बात थी ये। कहते हैं 10 साल गुजर गए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि वाक़या आज भी मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है। कहता है हमारा घर कुछ इस तरह का है कि नीचे 3 कमरे हैं और ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे हैं। एक कमरा स्टोर रूम है और इतना छोटा सा हमारा घर है। तीनों कमरे लाइन में हैं और सामने एक बरामदा है, बरामदे में किचन है और सामने सहन में से ऊपर वाले पोर्शन को सीढ़ियाँ जाती हैं। तो एक कमरा अम्मा अब्बा का था, एक में मैं सोता था। दोनों कमरों के सेंटर में जो रास्ता था उसमें इसकी चारपाई होती थी। एक दिन अजीब सी रात को आवाजें आना शुरू हुई, जिस तरह कोई ऊंचा हंस रहा हो, और ये आवाज किसी मर्द की थी। खैर मैं भी उठा, उधर से अम्मा अब्बा भी उठे। इतनी देर में मेरी अम्मा की भी चीखें आना शुरू हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा अम्मा अब्बा खड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं। ये चारपाई पे उल्टी लेटी हुई है, टांगे इसने हवा में की हुई हैं, सर इसने चारपाई से लटकाया, उसके सारे बाल बिखरे हुए हैं और ये इसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हैं और ये ऊंचा एक मर्द की आवाज़ में हंस रही है। ये चीज़ देख के पहले तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया। अब्बा ने आयतल कुर्सी पढ़ी, अब्बा ने इसको पकड़ा, अब्बा ने इसको हिलाया जुलाया। ये थोड़ी देर में होश में इसको पानी शानी पिलाया। उसके बाद ये होश में ऐसी आई कि रोई जाए। खैर उस वाक़ये के बाद हम सब बड़े परेशान। सुबह इसको स्कूल तो खैर ना भेजा, सुबह अम्मा अब्बा इसे लेके किसी पीर के पास चले गए। जब मैं स्कूल से वापस आया तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई। अम्मा ने मुझे ये बात बताई कि तुम्हारी बहन पे किसी जिन का साया है। खैर अम्मा की बात सुनने के बाद मुझे भी उससे डर लगने लग गया। खैर थोड़ी देर जब मेरे पास आके बैठी, उसने बातें की तो मुझे महसूस ना हुआ। मैंने उससे कल रात के बारे में पूछा, उसने मुझे बताया तो उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं भी बड़ा परेशान हुआ, पर मेरी बहन थी मेरे साथ, उसकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हम फिर से खेलना शुरू हो गए आपस में। खैर उसके बाद कुछ 2 रातें और गुजरी होंगी। एक दिन इसी तरह हुआ कि ये उस बरामदे में चले और साथ साथ हंसे और साथ अजीब तरीके से नाचे। कभी छलांग मार के इधर जाए, कभी छलांग मार के उधर जाए, जिस तरह कोई एक बच्चा खेल रहा हो चीज़ों के साथ। ये चीज़ों को उठाया, अजीब तरीके से देखे और हंसे। तो एकदम से हम सब ने ये होते हुए देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। उसके बाद से मैं इसके पास जाने से भी डरता था। मैं भी उस उम्र में छोटा था। अम्मा ने इसको एक अलग कमरा दे दिया। अम्मा ने मेरे वाला कमरा इसको दे दिया और इसके कमरे में कोई भी नहीं जाता। अम्मा भी जाती थी तो बहुत डर के, तो हमारे घर में अब्बा के अलावा इसको कोई नहीं मिलता था। ये पूरा दिन रोती थी। कुछ दिन के बाद इसके साथ ये हरकतें दिन में कई बार होती। हम सब इस हरकत से बहुत परेशान थे। अब्बा ने, अम्मा ने और मैंने इसको लेके पता नहीं कहाँ नहीं गए। हमारे पास इर्द गिर्द हम जहाँ से भी सुनते कि यहाँ फलां पीर रहता है तो हम उसके पास चले जाते। इस बात को 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने में एहसन कहता है कि 1 महीने में मैंने वो कुछ देखा जो कि मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी आंखें और आपके कान यकीन ही ना करें। कहता है एक दिन तो हद ही पार हो गई। हद इस तरह पार हुई कि रात की कुछ 3 बजे का टाइम होगा और ये घर के दरवाजे के सामने बैठी हुई है और ये एक चीज़ को देखी जा रही है। अब्बा अम्मा उठे तो मैं भी डर के मारे अब अब्बा के कमरे में सोया करता था, तो अब्बा अम्मा उठे तो मेरी भी आँख खुल गई। मैंने भी देखा तो अजीब तरीके से ये किसी से दरवाजे में बैठ के बातें कर रहे। जिस तरह ही हम इसकी तरफ चलने लगे, हमने इसको आवाज़ें दी तो उसने एकदम से अजीब तरीके से मुड़ के देखा। इसका मुड़ना इतना अजीब था कि हमारी जिस्म में से जान निकल गई और ये अचानक हाथों के बल हमारी तरफ भागी। हम सब ने पीछे को दौड़ लगा दी। इस बार तो अब्बा ने भी हमारे साथ दौड़ लगा दी और हम एकदम से कमरे में आके अपने आप को लॉक कर लिया। उसके बाद हम में से किसी ने भी हिम्मत ना की। 5 मिनट हमारे सांस सूखे रहे। अब्बा ने थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला तो ये नॉर्मल थी। ये वहाँ दीवार के साथ मुँह करके खड़ी हुई थी। खैर इसी तरह वक्त गुजरता गया। कहता है एक रात तो कुछ इस तरह हुआ कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपका दिल पे डरे। कहता है वो वाक़या देख के मेरी अम्मा बेहोश हो गई थी। उस वाक़ये के बाद अब्बा ने इसको भी हमारे साथ कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। इसको रात को चारपाई के साथ बांध देते थे और वहीं सोती थी ये। एक रात अजीब तरीके से ये चारपाई से हाथ खुलवा के चारपाई को
खींचती हुई बाहर भागी। हम सब इसके पीछे भागे और ये सीधा छत पे चढ़ गए। छत पे एक बिल्ली बैठी हुई थी। इसने जाते ही उस बिल्ली को पकड़ा और उसको चक्की काट ली और उसको खाने लग गई। जिंदा बिल्ली को ये हमारे सामने बैठ के खा रही थी और बिल्ली की चीखें हम सुन सकते थे। ये वाकया देख के तो मेरी मम्मा बेहोश हो गई थी। फिर खैर एक दिन ऐसा हुआ कि हमें किसी ने कहा कि आप फलां पीर के पास जाएं तो शायद वो आपका मसला हल करते। हम सब अगले दिन ही इसको लेकर वहाँ चले गए। उस बाबा जी ने हमारा मसला तो हल ना किया, उन्होंने पर हमें ये बात बताई कि ये हो क्यों रहा है। उन्होंने हमें बताया कि उस मंदिर में एक शैतान का खानदान रहता था जिनका ये बच्चा है जो आपके साथ ये कर रहा है। आपने इसको कोई नुकसान पहुंचाया है। तो मैंने उनको बताया कि हमने वहाँ कुछ भी नहीं किया था, हम फिर सिर्फ वहाँ 2-4 मिनट खड़े हुए थे और आ गए थे। तो वो कहते हैं कि उसकी कोई चीज़ थी जो कि आपकी बहन से गलती से टूटी है, पर वो इसका बदला लेना चाहता है आपसे। अगले ही दिन हमने जब अब्बा ने फिर जब उनसे ये हल पूछा इस चीज़ का, तो उन्होंने बताया कि आप उसी जगह पे वापस जाएँ और उनसे माफ़ी माँगे। अब्बा की गुजारिश करने पे पीर साहब भी हमारे साथ जाने पे मान गए। अगले ही दिन शाम में हम सब दोबारा वहाँ उस मंदिर के सामने आके खड़े हो गए। मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे अब्बा और वो पीर साहब उस मंदिर के अंदर गए और हमने ऊँची-ऊँची उनसे माफ़ियाँ माँगी। उस रात हम वहीं नानों के घर रुके सब। अगले दिन जब हम वापस आए, उसके बाद वो हरकत आज तक नहीं हुई और मैं जब भी उसे ज़िंदगी में ये बात पूछता हूँ तो उसको याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। हसन कहता है कि आप यकीन करो मुझे आज अभी भी रातों में ख्वाब आते हैं, ये ख्याल आते हैं और मैं बाज़ औक़ात पूरी-पूरी रात इस खौफ से सो नहीं पाता और उसको सच्ची याद नहीं। वल्लाहु आलम इसमें क्या सच था, क्या झूठ था। पर शैतान अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जिस दुनिया पे हमारे साथ मौजूद हैं। शायद एक शैतान आपको वीडियो दिखता हो, सुन रहा हो, और शायद एक शैतान मुझे ये वीडियोस या वाक़या सुनाते हुए देख रहा हो। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे भी। खैर ऐसे वाक़यात अगर आपको पसंद हैं और आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।